औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज रीड टॉक में हमारी नशिस्त डॉक्टर मुख्तार अहमद, फॉर्मर चेयरमैन HEC इस्लामाबाद, उनके साथ है। जी डॉक्टर साहब, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि हायर एजुकेशन पाकिस्तान में इसको क्या मसाइल दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासर आपका और रीड पाकिस्तान वालों का। देखें, इस वक्त सारी दुनिया कोविड-19 की वजह से बहुत सारे मसाइल में से गुजर रही हैं और इकनॉमिक मसला है, सोशल मसला है, मेडिकल मसला है और अप्स एंड डाउन हो गई ये चीज़ें सारी, बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं रहे। तो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सेक्टर भी इसमें इफ़ेक्ट हुआ है, डेफिनेटली सारा एजुकेशन सेक्टर इफ़ेक्ट हुआ है क्योंकि क्लासेस हो नहीं रही, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं और ऑनलाइन कोशिश की जा रही है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें पाकिस्तान में एक न्यू इनिशिएटिव है। डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ तो एक यूनिवर्सिटियाँ कर रही थी पहले काम, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन पे काम कर रही थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही थी, लेकिन ओवरऑल हम रेगुलर जो सेशन होते हैं उसमें क्लासेस चला रहे थे। दुनिया में तो नेचुरली वर्चुअल रियलिटी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बेस पे लोग बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। हम कुछ पीछे थे, हमारी जैसी कंट्री जो है, रिसोर्स कंस्ट्रेन, टेक्निकल इश्यूज़, इंटरनेट का मसला, बाकी मसाइल जो है। तो अभी भी जो हमारा सेक्टर है, एक तो ये बड़ा इशू है ड्यू टू कोविड-19, फिर फाइनेंशियल इशूज़ आ गए, गवर्नमेंट के ऊपर जो स्ट्रेस प्रेशर आया कोविड की वजह से, बजट रीएडजस्टमेंट हुए, हमारी GDP ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, तो नेचुरली उसका इम्पेक्ट हर सेक्टर पे हुआ और एक्सेप्शन नहीं है हायर एजुकेशन। इस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ बहुत से फाइनेंशियल मसाइल का शिकार हैं। तो ये इशूज़ हैं जो बाकी सारी दुनिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा और जब इशू कोई होते हैं, कोई मसाइल होते हैं तो अल्लाह मियाँ उसका सलूशन भी निकालते हैं और लोगों से ही निकलवाते हैं। इंशाल्लाह लोग जो इस वक्त हैं वो निकालेंगे, इसमें से इशू में से निकलेंगे और मिलकर कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी तालीमी सिमत है, क्या वो सही जा रहे हैं हम लोग उस पर, या वो डायरेक्शन लेस हुई हुई है? ये 70 साल का रोना है ज़िंदगी में। पाकिस्तान में तालीम अप्स एंड डाउन आते रहे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को और हेल्थ को वो अहमियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। दरमियान में कुछ हुआ डेफिनेटली हायर एजुकेशन में, ख़ासकर मुशर्रफ साहब के दौर में इसको एक बूस्ट मिला। उसके बाद भी गवर्नमेंट जितनी आई उन्होंने भी इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। पिछली गवर्नमेंट में भी मैं ख़ुद भी चेयरमैन था HEC में, तो काफ़ी सपोर्ट हुई और अभी भी कंस्ट्रेंट के बावजूद गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है, जबकि मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो तालीम प्रायोरिटी नहीं रही हमारी, मेरा ख़्याल है। हमारा ये फ़ोटोस में हमेशा कहता होता हूँ कि फ़ोटो सेशन के लिए तो हम बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। देखिए ना, जो कौम लेस दैन 2% ऑफ GDP एजुकेशन पे सर्व करती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है? तो इसी तरह हेल्थ में भी है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि जो इस वक्त हमें गवर्नमेंट को 3-4 प्रायोरिटी एरिया बनाने चाहिए जिसमें इमरजेंसी लॉन्च करनी चाहिए। एक एजुकेशन में, एक हेल्थ में, एजुकेशन में, फूड सिक्योरिटी में और नेशनल सिक्योरिटी। ये 4 एरिया हैं जिस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। तो फिर हम कुछ अगले आने वाले दिनों पे हमारी अगली नस्लें जो हैं, मेरा ख्याल है कि एक प्रॉस्परस नेशन के तौर पे उठ सकती हैं। प्रायोरिटी नहीं रही अभी जितना भी, खासकर गवर्नमेंट्स का सेक्टर है, प्राइमरी को देख लें, स्कूल सिस्टम को देख लें, यूनिवर्सिटीज़ के अब भी बुरे हालात होने शुरू हो गए हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता रहा जब मैं HEC में था। दोनों को मिल के एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तालीम देना बच्चों को। वैसे भी 25A के ज़रिए जो है वो 16 साल की एज तक फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक आप उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दें। खाली डिग्रियाँ नहीं देनी, एजुकेशन देनी। बताएंगे कि क्या आउटडेटेड सिलेबस की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर्ट हो रही है? नेशन की प्रायोरिटी होती है ना। जो लोग हमारे जिस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा और लोगों को इकट्ठा करके एक कौम बना लेके और एक मुल्क अल्लाह ने दे दिया,
तो जो वो थी विजन थी, डायरेक्शन थी, बदकिस्मती से जो बाद में लोग आए ना, तो वो फिर एक माफियाइज़म डेवलप होना शुरू हो गया, क्लाउड बनना शुरू हो गए कि ये जनाब ये तो नवाबों का काम है, ये तो बड़े पैसे वालों का काम करेंगे। अगर इसको हम प्रॉपर एक सिस्टम के तहत लेके अपने मुल्क को चलते, मेरा ख्याल ये मसाइल ना बनते, लेकिन क्लिक्स बन गए। मैं उसको माफिया कहता हूँ, बदकिस्मती से माफिया लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन वो जो है ना कि जी ये एक हक़ गवर्नमेंट जो है, हक़ हुकूमत जो है ना, वो ख़ास लोगों के लिए है, उसने बड़ा नुकसान दिया मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम को। और हमारी एजुकेशन तो एक और जो हमारा नेशनल इशू है वो ये है कि अब भी यही हो रहा है कि जब कोई नए लोग आते हैं, मतलब मैं किसी जगह जाऊंगा तो मैंने जाते साथ कहना जी कि अब मैंने, क्योंकि मुझे 4 साल मिले हैं, मुझे 5 साल मिले हैं, तो मैंने अपनी अफादियत देखनी, तो मैं पिछले को तो बुरा कहूँगा, मैं दोबारा नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो हमें जैसे कहते हैं पंजाबी में पमर पुलसे में डाला रखा है और इस सारी कौम के सारे इश्यूज़ को। लॉजिकली चीज़ दुनिया जिन्होंने तरक्की की है वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक पे काम करते हैं। जिस तरह आप हैं, आपने कोई काम किया, मैं आया, मैंने उसी पे बिल्ड करना है, उसको इम्प्रूव करना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने तो जब जाऊँगा मैं कहूँगा जी पिछला सारा कुछ गलत हुआ है, मैं इससे ज़्यादा जानता कोई नहीं है, मैं अब ठीक करूँगा। उस ठीक के चक्कर में हम बिगाड़ते जा रहे हैं हर चीज़ को, हमारे सिस्टम्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को देख लें, हमारी डायरेक्शन लेस होते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्पिनिंग में वो उसमें घुमाए रखा हुआ है हमने चीज़ों को। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे इनके ऊपर बिल्ड करते जाते ना, तो कहीं ना तो वहीं पहुंच जाते ना। वो बदकिस्मती से हमने वो बिल्डिंग ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी पे या सिस्टम अप्रोच के तहत काम नहीं किया। आपके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही, क्या इसमें क्या सियासी मदाखलत होती है? जब कोई अच्छा काम होने लगता है तो कोई सियासी मदाखलत हो जाती है? आपने शुरू में एक सवाल किया था कि इस वक्त हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा इशू क्या है। कोविड का तो एक इशू है ही है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त मैं समझता हूँ हमारे किसी भी सिस्टम में और एजुकेशन हमारे यूनिवर्सिटी में, मैं कहता हूँ 2 चैलेंजेस हैं। इशू नहीं कहना चाहिए, चैलेंजेस हैं। एक है गवर्नेंस का, एक है क्वालिटी का। अगर इन 2 को एड्रेस कर लें, बाकी मसले आराम से हैंडल हो सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्वालिटी PhD आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि क्वालिटी का वैसे भी जो डेफिनेशन है उस पर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। क्वालिटी इज़ ए कंटिन्यू इम्प्रूविंग प्रोसेस। अच्छे लोग भी आ रहे हैं, एवरेज लोग भी हैं, लेकिन इसको चलना चाहिए। हम जो बाय द वे पिछले जो मेरे दौर में हमने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दिए, लोकल दिए, दूसरे दिए, बाहर भी दिए, लेकिन जो शुरू में बहुत से हमें स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था, तो वो एक बहुत बड़ा जंप था जब डॉक्टर तार रहमान देख रहे थे, तो वो अब रिटर्न होना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे हालात ऐसे ना कि कभी पैसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कभी नहीं है, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वो वापस आए भी और आके यहाँ से फिर वापस भी चले गए कि जी यहाँ पे अच्छे हालात नहीं है। हमने तो, क्योंकि हम तो अपनी ज़ात को देखते हैं ना कि मुझे कहाँ ग्रीन पास्चर मिलता है, मैंने अपनी डेवलपमेंट करनी है। जबकि हलाम गवर्नमेंट ने अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे टेन्योर ट्रैक पे हमने इंट्रोड्यूस कराया, अच्छी फैसिलिटी दी यूनिवर्सिटीज़ को, और अभी भी है माशाल्लाह, लोग अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान की जो PhD हो रही है उसमें नेचुरली इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम वो उसके ना बजाय इसके कि हम समझें कि PhD का मतलब क्या है, क्या लॉजिकल रिसर्च क्या करनी है, हम सिर्फ उस पीस पेपर के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार ये PhD मिल जाए और काम तो कोई भी नहीं, चलो PhD अलाउंस से मिल जाएगा। वो अप्रोच ठीक नहीं है, और फैकल्टी को मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। फैकल्टी को हम भी उसमें कसूरवार हैं कि हमने वो पब्लिकेशन के चक्कर में डाल दिया और उसको लिंक कर दिया पैसों से, तो हर बंदा नंबर गेम के पीछे भाग रहा है, जबकि हमें दरवेश प्रोफेसर चाहिए जो फोकस अपने एरिया के अंदर वो काम करें जिससे बनी नौ इंसानियत को फ़ायदा हो, जिससे किसी मसले का हल निकले। उस तरफ अभी हम नहीं पहुँचे मेरा ख्याल है। जैसा कि आपने बताया कोविड-19 है, क्या कोविड-19 की वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटेरियोरेट हुई है? ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, डिस्टेंस लर्निंग है, क्या आप समझते हैं इसके बारे में? क्या आपका क्या ख्यालात हैं इसके बारे में कि कोविड-19 इज़ अ ब्लेसिंग और ये हमारे लिए कर्स है? नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो हम एक चेंज प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। एंड ऑफ द डे फ्यूचर है इस चीज़ का। देखें, आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ब्रिक्स एंड मॉर्टर नहीं चाहिए आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए, लैब्स नहीं चाहिए। ये मशीनें जो आपके मोबाइल हैं, ये कंप्यूटर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, ये इसी से आप, और लोग शायद डिग्रियों की तरफ भी इतना ना जाए डिग्रियों की तरफ। उनको तो अपना स्किल सेट चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, एंड दैट इज़ दे आर गोइंग टू मैच इट, एंड उसके बेस पे वो आगे अपनी लिविंग के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, बल्कि
इसने तो हमें बहुत सारों को ओपन कर दिया। वो देखने लो जब ऑनलाइन आपने रिकॉर्डिंग शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, लोगों ने कहा ये पढ़ा रहे हैं ये लोग। और इवन बड़े बड़े अच्छे इदारों में उनकी जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं या हेड ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरी उनसे बात होती है तो दे आर वेरी कंसर्न कि यार हमें तो पता भी नहीं था कि हम इस तरह पढ़ाते हैं। हमारे लोग हम बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हम समझते थे कि बड़ी बात, जब उनको हमने देखा पढ़ाते हुए तो हमें समझ आया कि यार ये तो सतही चीज़ें हैं, इनको तो और एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसका जो मैं ब्लेसिंग डिस्गाइज करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि ये प्रेशर बिल्ड होगा, सब इम्प्रूव करना पड़ेगा, सबको पता होगा। जिस तरह आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं सोच के लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, कल इस पर मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता है जो नहीं है एथिकल या कोई तो गलत चीज़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, रीड पाकिस्तान की तरफ से ये क्वेश्चन है कि आप आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और कौन सी किताब आप रेकमेंड करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? मैंने ज़िंदगी के जो इस वक्त 61 बारें देख चुका हूँ, 61 ईयर का हो गया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को पढ़ूँ और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, डॉक्टर रऊफ जैसे बंदे, उनको भी पढ़ के देखूँ कि हमने क्या पाया और क्या खोया, ताकि ये चीज़ ट्रांसफ़र करें आने वाले दिनों पे। कि क्योंकि बेसिकली मेरी एज के लोग, या अभी तो रऊफ यंग है, तो मेरी एज के लोगों को तो ये गिविंग इट बैक वाले अप्रोच पे आना चाहिए कि हम अपने माशरे को वापसी पे क्या दे रहे हैं। तो उसके लिए अपनी आप को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। किताबें तो बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़नी भी चाहिए। वैसे हमारे माशरे में किताबें पढ़ने का रवाज नहीं रहा, क्योंकि और मैं टू वेरी फ्रैंकली ऑनलाइन बुक्स रीडिंग को, ठीक है उसका फ़ायदा बच्चे उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि घर में किताबें ज़रूर रखनी चाहिए। और वो एक बहुत अच्छे, ठीक है, उसके आप कभी गूगल पे जाके सर्च करें ना, उसके प्रोज एंड कॉन भी देखें, तो वो लोनलीनेस, बंदे आइसोलेशन में जो, ऐसा नहीं है। मतलब आपको किताब रिफ़्रेश करती है, आपको मोटिवेट करती है। आप देखते हो कि दूसरों ने सर्कमस्टांसेस में कैसे हालात में कैसे डिसीजन किए, क्या फिक्शन। इवन मैं कहता हूँ कि जितनी साइंस में तरक्की हुई है, ये हमारी जो फिक्शन मूवीज़ थी ना, इन्होंने आइडियाज़ दिए लोगों को कि ये आप इस पे काम करें, और नई मोबाइल फ़ोन, नई टेक्नोलॉजी इससे मर्ज हुई हैं। साइंटिस्ट, इनको आइडिया कहाँ से आया? फिक्शन की बुक्स जो आती थी या फिक्शन पे जो मूवीज़ बनती हैं। तो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। रऊफ साहब ने अच्छा सवाल किया है, और मैं अभी तो कौन सी किताब रेकमेंड करेंगे? अभी डिपेंड करता है, ये इस तरह का सवाल नहीं हो सकता है। एक बात बताएं, कोई बुक बता दें कि आप व्यूअर्स के लिए कौन सी? देखिए, ये बीइंग मुस्लिम, मैं तो कहूँगा मैं तो बीइंग मुस्लिम कहूँगा कुरान पाक पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़नी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। हमें अपने उस बेस से नहीं जाना चाटना चाहिए। फिर दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट, साइंस की बेसाब लेटेस्ट आ रही हैं चीज़ें, उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप बिज़नेस में, मैनेजमेंट साइंसेज में देखते हैं तो बड़े बड़े गुरु हैं, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर आप हिस्टोरियन हैं तो हिस्ट्री की बहुत सी किताबें, मैं क्योंकि थोड़ा सा वो जो मुख्तलिफ़ लोगों की किताबें हिस्टोरियन जो हिस्ट्री पे लिखी होती हैं, या जिस तरह जो हम देखते थे कि फ़लाने जो ऐसे फिक्शन मूवी, इस तरह की किताबें भी हैं, वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक माइंड को ओपन करती हैं, आपकी थिंकिंग को वसअत देती हैं, आपका वो एम्पैथी वाला कंसेप्ट जो है वो उजागर करती हैं। तो किताबें कि एक बुक को रिकमेंड करना मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई चीज़ है। हाँ, अगर दूसरा बुक रिकमेंड करना है तो कुरान और हदीस की तरफ आएँ। माशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन ये बस ये पूछना चाहूँगा कि आप यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, ये वैसे कहने की बात नहीं है, यूथ हमेशा फ्यूचर हुआ है। हम जब यंग थे तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि आप फ्यूचर हो, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी इनिंग खेल ली। हमने कोई अच्छे काम किए, अल्लाह ताला वो कबूल कर ले, अच्छे नहीं हुए, यही वजह है कि आज माशरा हमारा सफरिंग कर रहा है, तो उसके तो हम गिल्टी हैं। तो मेरी आप जो फ्यूचर की आज की यूथ है जो, उनके लिए है कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक दौर है, ठीक है, आप दुनिया में आगे भागें, कोशिश करें, अपने आप को एग्जर्ट करें, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के साथ इन टच रहें। और जो रिस्पेक्ट वाला आंसर है उसको हम आस्ता आस्ता भूलते जा रहे हैं, थोड़ा सा उस पर आए। हमारा माशरा बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया हुआ है, और तकलीफ़ होती है कि मैं जब देखता हूँ कि अपने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, बच्चों के, बच्चियों के, एक दूसरे, थोड़ा सा टॉलरेंस है ही नहीं, हमारे टॉलरेंस लेवल है ही नहीं हमारे पास। तो उस पर सोचना चाहिए उनको कि ये किधर हम जाएंगे। माशरे ऐसे नहीं बनते, कंट्री, सोसाइटीज़ ऐसे नहीं बनती, कौम ऐसे नहीं बनती। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वक्त था कि कायदे आज़म लोगों को लेके एक मुल्क की तलाश में था,
आज एक मुल्क एक कौम की तलाश में है, तो हमें कौम बनना चाहिए, उसके लिए टॉलरेंस लानी चाहिए, मिल के को एफर्ट करनी चाहिए, बर्दाश्त का मादा पे होना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझना चाहिए, सुनना चाहिए, बजाय इसके कि बस मारा मारी शुरू कर दें, गाली गलौज शुरू कर दें। वो अच्छा आइडिया, उससे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। पोटेंशियल में आई कैन बेट यू, मैंने दुनिया में जब अपनी स्कॉलरशिप की बात की, मैं खुद जाता था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टूडेंट को देखने के लिए, जब मैं मेंबर होता था, बाद में ED हुआ, फिर चेयरमैन भी, और हमेशा तारीफ़ सुनी है। और हमारे बच्चे किसी तरह दुनिया के बच्चों से या बच्चियों से आगे कम नहीं है, उनसे आगे नहीं होंगे तो कम बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी मट्टी नम हो जाए, बड़ी ज़रखेज़ है, और उम्मीद कर रखनी चाहिए, अपने आप पे बिलीव होना चाहिए।